क्लास 11 के स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, सब बढ़िया, चलो कूल। सो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं एंड पिछले वीडियो में जैसा आप लोगों को पता था हमने एक बहुत इजी सा टॉपिक शुरू किया है, दैट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और गाइस आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप लोग समझ ही गए हो कि जब एक केमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो उस समय इंथैल्पीज में क्या चेंज आता है, इनिशियल और फाइनल, उसको आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हो। तो गाइस आज की क्लास में सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसको डिनोट किया जाता है डेल्टा, यहां पर छोटा सा आर, एच और यहां पर एक इस तरीके का साइन। अब जब कभी भी आप किसी भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे आप हमेशा यही वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा और एच। ये तो आप इंथैल्पी के लिए यूज कर ही रहे हो, यहां पर ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा और यहां पर छोटे से जैसे आर लिखा है तो दैट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब कभी यहां पर एफ आ जाए तो वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पर सी आ जाए तो कंबशन हो जाएगा। तो हम अलग अलग टाइप की इंथैल्पीज पढ़ने वाले, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। अब एक बात समझो, आप किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी निकालने वाले हो तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम हमेशा एक्सपेरिमेंटेशंस करके ही चीजों को निकालेंगे? नहीं, कभी कभी हम लोग दिमाग से कैलकुलेशंस भी करेंगे। जैसे आज इसी वीडियो में आपको एक मैं बहुत प्यारा एनसीईआरटी का एग्जांपल करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि अच्छा हर चीजों को मेजर करने की या आपको एक्सपेरिमेंटली निकालने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप कोई भी चीज कर रहे हो आपके पास में कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आप जाओ और एक कैमरा खरीद के लाओ, जाओ और एक कैमरा खरीद के लाओ। आप कुछ पूछोगे मेरे से? हाँ, आप पूछोगे सर आपको कितने तक का कैमरा चाहिए? मैं बोलूंगा कि यार मुझे कैमरा लगभग 80,000 के आसपास तक का मुझे कैमरा चाहिए। तो आप बोलोगे अच्छा 80,000 का कैमरा बोल रहा हूं, कैमरा ठीक है। उसके अलावा सर मैं बोलूंगा यार वो मिररलेस होना चाहिए, मिररलेस टेक्नोलॉजी वाला एसएलआर होना चाहिए। आप बोलोगे ठीक है। फिर आप बोलोगे सर और क्या? तो मैं बोलूंगा यार वो 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पर शूट करने वाला होना चाहिए। ये मैंने 3 आपको कैटेगरी बता दी। अब आप जाओगे मार्केट में या ऑनलाइन, आप फिल्टर लगा दोगे कि 80,000 तक का कैमरा, मिररलेस टेक्नोलॉजी का कैमरा, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पे क्लिक करने वाला कैमरा, और आप क्या करोगे, सर्च करना स्टार्ट करोगे। अब आपको इसके अंदर कैनन का कैमरा मिलेगा, आपको निकॉन का मिलेगा, आपको सोनी का कैमरा मिलेगा, पैनासोनिक का मिलेगा, बहुत सारे आपको कंपनी के इसके अंदर क्या मिलेंगे, कैमरास मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर आप सर्च करोगे कि मेरे हिसाब से 80,000 रुपए में कौन सा मिररलेस डीएसएलआर कैमरा 60 फ्रेम्स पर सेकेंड में सबसे बेस्ट होगा, वो आप मेरे लिए चूज करोगे। तो आप मेरे लिए जो कैमरा लेने गए वो आप क्या स्टैंडर्ड दिमाग में रख के गए, मिनिमम मैक्सिमम इतने रुपए का हो, इससे ज्यादा का ना हो। तो ये मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड्स दे दिए, आप मेरी बात समझ गए। तो इन स्टैंडर्ड्स को आपने माइंड में रखकर कोई चीज करी। ठीक उसी तरह जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी केमिकल रिएक्शन की इंथैल्पीज निकालेंगे, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जब किसी भी केमिकल रिएक्शन की इंथैल्पीज निकालेंगे तो हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? इट इज डिफाइंड एज, इट इज द इंथैल्पी चेंज। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इट इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या इंथैल्पी चेंज हो रही है? व्हेन ऑल द सब्सटेंसेस
आर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, आर इन देयर स्टैंडर्ड पूरा लिख दूं क्या? स्टैंडर्ड समझ जाओगे, चलो लिख देता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें इंथैल्पी में बदलाव आ रहा है केमिकल रिएक्शन करते वक्त, उस केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपने कौन से फॉर्म में होने चाहिए? वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। समझ में आ गई बात ना? व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? तो प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जो कंडीशंस हैं वो आप लोगों को मैं यहां लिखवा देता हूं कि कोई भी सब्सटेंस अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा? एट 298 केल्विन्स एंड 1 बार प्रेशर। जब आप ये कंडीशंस मेंटेन करोगे, जब आप इस कंडीशन में किसी सब्सटेंस को लोगे, और वो सब्सटेंस कैसा होना चाहिए? वो सब्सटेंस होना चाहिए शुड बी इन इट्स फ्री और नेटिव फॉर्म, फ्री और नेटिव फॉर्म में होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ये इसका नेटिव फॉर्म है। ऑक्सीजन, ये इसका नेटिव फॉर्म है। मतलब इस दुनिया में, इस नेचर में ये किस रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। Cl2, ये इसका नेटिव फॉर्म है। देन F2, ये इसका नेटिव फॉर्म है। सल्फर S8 के फॉर्म में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो ये इनके नेटिव फॉर्म हो गए। तो जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस, जितने भी एलिमेंट्स अपने फ्री फॉर्म में या अपने नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप इन एलिमेंट्स को या इन सब्सटेंसेस को, बेसिकली ये एलिमेंटल फॉर्म में, जब आप इन्हें 298 केल्विन्स और 1 बार प्रेशर पर ले लेते हो, तब इनके फॉर्म को क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप डेल्टा RH ले रहे हो किसका? हाइड्रोजन का, तो कितना माना जाएगा इसको? 0। मतलब ये इनका स्टैंडर्ड इंथैल्पी है। यानी जब आपने हाइड्रोजन को, जो कि अपने नेटिव फॉर्म में है, 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पर आपने इसको ले लिया, तब इसका स्टैंडर्ड कितना मान लिया गया? 0। अब आप इस हाइड्रोजन को नजर में रखकर किसी दूसरे कंपाउंड की इंथैल्पीज को आप मेजर कर सकते हो। या तो वो 0 से ज्यादा आएगी यानी पॉजिटिव, या 0 से कम आएगी मतलब नेगेटिव। तो हो गया ना तुम्हारा स्टैंडर्ड। मतलब हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल ली कि हाइड्रोजन यानी H2 नाम की गैस 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पर इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी कितना होगा? 0। सिमिलरली जब आप यहां पर डेल्टा RH नेगेटिव Cl2 का निकालोगे, ये भी 0 मिलेगा। देन आप डेल्टा RH नेगेटिव O2 का निकालोगे, ये भी 0 रहेगा। जब आप डेल्टा RH नेगेटिव S8 का निकालोगे तो ये भी 0 रहेगा। तो किसी भी सब्सटेंस का या एलिमेंट का जो अपने फ्री फॉर्म में या नेटिव फॉर्म में है, उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको क्या मान के चलना है? 0। कंडीशन मैंने आपको बता दी, 298 केल्विन 1 बार प्रेशर, और वो सब्सटेंस अपने फ्री या नेटिव फॉर्म में होना चाहिए। मतलब अगर आपको कोई ऐसा बोल दे कि आप डेल्टा RH नेगेटिव CaCO3 का बताइए, तो ये 0 नहीं होगा। ये 0 नहीं होगा क्योंकि ये कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला एक कंपाउंड है। तो ये इसका फ्री फॉर्म नहीं है, ये कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो यहां पर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन अपने फ्री फॉर्म में या नेटिव फॉर्म में नहीं है, ये तो कंबाइंड फॉर्म में। तो हमें हमेशा कैसी चीज चाहिए? हमें हमेशा एलिमेंटल फॉर्म चाहिए। हमेशा सब्सटेंस अपने एलिमेंटल फॉर्म में हो, कंपाउंड फॉर्म में या कोई सब्सटेंस फॉर्म में ना हो। क्या ये बात समझ में आ गई? तो दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो हमेशा 0 मानी जाएगी एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। बस शर्त यह है कि सब्सटेंस आपका फ्री फॉर्म में या एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने वहां पर लिखे, ऐसे CaCO3, H2O, ओजोन, देन आपका डायमंड, देन आपका HCl, HBr,
देन आपका CO2, SO2, कोई भी दुनिया का कंपाउंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जीरो नहीं रख सकते, उसका कुछ और होगा, क्योंकि वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, वो कंपाउंड फॉर्म में, यानी जिसमें दो एलिमेंट जुड़कर एक कंपाउंड बना लीजिए। जैसे इसके अंदर 3 एलिमेंट जुड़ गए तो ये अपने फ्री फॉर्म में नहीं है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी हम लोगों ने एलिमेंट्स को इमेजिन करा कि ये इस कंडीशन पर इनकी इंथैल्पी हमेशा जीरो होगी, इनकी इंथैल्पी अपन हमेशा क्या मान के चलेंगे? जीरो। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब इसको ध्यान में रखकर हम अलग अलग टाइप की इंथैल्पीज का पता लगाएंगे, बट बिफोर दैट जरा इसको नोट कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है? चलिए, अब यहां से आपको आने वाला है मजा। क्या आपको स्टैंडर्ड समझ में आ गया? कोई भी सब्सटेंस जब अपने एलिमेंटल फॉर्म में होगा, यानी अपने फ्री फॉर्म में होगा, यानी सीरियसली वो इस दुनिया में जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में होगा, तब हम 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पर उसकी इंथैल्पी कितनी मानेंगे? जीरो। ये हमारे लिए स्टैंडर्ड हो गया। अब ये हमें क्या चीज निकालने में मदद करेगा? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको मजा आने वाला है। अब आपको फील होगा कि यार अब मुझे थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज आ गई और अब दुनिया की कोई ताकत मुझे स्कूल में टॉप करने से, नीट जेई जैसे एग्जाम को निकालने में मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती सिवाय मेरे खुद के। क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ा और अगर मैं इधर उधर पढ़ा, टाइम वेस्ट करा, तो मुश्किल डेल्टा FH। अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सिंबल क्या होगा? डेल्टा H, और ये सब सेम है, बस यहां पर क्या आ गया? F स्टैंड फॉर फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? ध्यान से इस बात को सुनिएगा। इट इज द हीट या एनर्जी, भाई हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, हीट बोल लो एनर्जी बोल लो, तो इट इज द हीट और एनर्जी इवॉल्व, या तो क्या होगी? इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी एक्सोथर्मिक, या अब्सॉर्ब होगी, सराउंडिंग से केमिकल रिएक्शन अब्सॉर्ब कर लेगी, यानी एंडोथर्मिक। तो इट इज द हीट इवॉल्व और अब्सॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, यानी किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? 1 मोल। अच्छा, मतलब यहां पर मोल्स स्पेसिफाई कर दिए गए, 1 मोल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को स्टार बना के लिख लो, इस बात को दिलो दिमाग पे छाप लो। बाय ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। अब यहां पर कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट। फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स elemental substances at standard conditions। ध्यान से इस बात को सुनना। आपने क्या करना है, आपने क्या किया, इनफैक्ट आपने ये किया कि आप लोगों को एक कंपाउंड बनाना है। कितना बनाना है? 1 मोल बनाना है। लेकिन कहां से बनाना है? आपके रिएक्टेंट्स क्या होंगे? आपके रिएक्टेंट्स होंगे वो सब्सटेंसेस जो अपने एलिमेंटल फॉर्म में हो। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब अपने फ्री फॉर्म में हो, अपने नेटिव फॉर्म में हो, और कौन सी कंडीशन में हो? स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो, मतलब 298 केल्विन पर हो और 1 बार का प्रेशर हो। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए एक केमिकल रिएक्शन लिखकर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। H2O2 के साथ रिएक्ट करता है ताकि H2O बना सके। अब प्यारे बच्चे, बहुत सारे मेरे गुलगुले क्या करेंगे? बोलेंगे सर रिएक्शन बैलेंस करनी है, ये मैंने रिएक्शन बैलेंस कर दी देखो। ना 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 ना, क्या बोला? कंपाउंड प्रोडक्ट कितना होने को मांगता है? 1 मोल। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसे ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर कैसे बैलेंस करें? भाई हाइड्रोजन तो बराबर है,
तुम्हारे पास में यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां 1 है, तो इसको हाफ कर दो, तो ये तुम्हारी जो रिएक्शन हो गई। अब ये रिएक्शन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को बता देगी। अब यहां पर लेट से आपको दे रखा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज -78.5 किलो जूल पर मोल। तो अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखा है -78.5 किलो जूल्स पर मोल। तो यहां पर मैं एक बात स्टार बनाकर आपको बता सकता हूं दैट दिस इज ऑल्सो द इंथैल्पी ऑफ वाटर, यानी यही की यही इंथैल्पी पानी की भी होगी। तो सर अगर ये इंथैल्पी पानी की है तो इन दोनों की इंथैल्पी का क्या होगा बेटा? कौन सी कंडीशंस? जीरो कंडीशंस। तो यहां पर अगर आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने जाएंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर आप निकालने जाएंगे किसकी? वाटर की, या इस कंप्लीट रिएक्शन की, इस कंप्लीट रिएक्शन की, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? समेशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है और स्टैंडर्ड कंडीशंस है, तो इसकी इंथैल्पी तो जीरो मानी जाएगी। भाई इसकी इंथैल्पी क्या मानी जाएगी? जीरो। इसकी इंथैल्पी क्या मानी जाएगी? जीरो, क्योंकि ये भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, तो रिएक्टेंट की इंथैल्पी तो जीरो हो गई। और आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दे रखा है? -78.5 किलो जूल पर मोल। तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे प्रोडक्ट की इंथैल्पी के बराबर नहीं हो गई क्या? जरा देखो, जीरो हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये आपके इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो गई -78.5 किलो जूल पर मोल। यानी ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुम्हारे पूरे रिएक्शन की भी है, या फॉर्मेशन ऑफ वाटर की भी है, और इंडिविजुअली वाटर की भी है। अकेले वाटर की भी यही इंथैल्पी है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स की तो क्या है? जीरो है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? पक्की बात। तो इसे बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बहुत इजी है, और आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से ही प्रोडक्ट की इंथैल्पी बता सकते हो। मतलब आप यहां पर एक ट्रिक याद कर लो, दैट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू द इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वही आपके प्रोडक्ट की भी इंथैल्पी होगी। ये आप यहां पर प्रूफ करके देख चुके हो, क्योंकि रिएक्टेंट की तो जीरो होती है, क्योंकि तुम स्टैंडर्ड कंडीशंस लेकर चल रहे हो, और यहां पर आपको ये एलिमेंटल फॉर्म में ही लेना है। आपको यहां पर केमिकल रिएक्शन आपको कौन से फॉर्म में लेनी है? एलिमेंटल फॉर्म में ही लेनी है, और किसी फॉर्म में आप ले ही नहीं सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? जरा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट से जरा इसका स्क्रीनशॉट लो। ये एग्जाम्पल है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, मतलब आप इस वैल्यू पर मत जाइएगा। दिस इज नॉट द करेक्ट वैल्यू। अगर मैं आपको करेक्ट वैल्यू बताऊं तो इट इज -285 समथिंग, -285.5 किलो जूल्स पर मोल। तो इट शुड बी इक्वल टू -285.5 -285.5, ये वाटर की होती है। अगर टू बी वेरी प्रिसाइज है ना, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू याद करना चाहते हो तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यानी जब आप एक मोल कंपाउंड बनाते हो, एक मोल कंपाउंड बनाते हो, कहां से? वो रिएक्टेंट का इस्तेमाल करके जो अपने प्योर एलिमेंटल फॉर्म में है, इतने प्रेशर पर और इतने टेम्परेचर पर, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, यानी इतनी इंथैल्पी जो आपको निकलती हुई दिखेगी, यही की यही इंथैल्पी आपको आपके प्रोडक्ट की भी मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने इसे यहां पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, इतना नोट करा, इतने का स्क्रीनशॉट लिया आपने? चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ एग्जांपल्स और करके देख लेते हैं। क्या इसको मैं रब कर दूं? चलिए इसको रब कर देता हूं। मैं यहां पर एक दो एग्जांपल्स आपको और करवाता हूं, फिर हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में कार्बन है,
ग्रेफाइट फॉर्म में लेट से, प्लस ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म CO2। यहां पर इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेट से आपको दे रखा है -75.8 किलो जूल पर मोल। तो क्या ये सही दे रखा है? हाँ बिल्कुल सही दे रखा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, क्योंकि आपके पास में प्रोडक्ट कितना बना 1 मोल, ऑक्सीजन अपने एलिमेंटल फॉर्म में, कार्बन अपने एलिमेंटल फॉर्म में, सो डेल्टा H ऑफ कार्बन इज 0, डेल्टा H ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो 0, सो डेल्टा H ऑफ CO2 शुड बी इक्वल टू -75.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यह तरीका सही है। लेकिन अगर मान लो आपको ये ऐसा दे रखा हो H2 प्लस Br2, चलो मैं इमेजिनरी वैल्यूज के साथ चीजें सॉल्व करूंगा, तो प्लीज लकीर के फकीर मत बनना कि सर एनसीईआरटी में तो कुछ और दे रखा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहेंगे, उसके अलावा हमारा कोई मेजर तात्पर्य नहीं है। अब अगर आपको यहां पर डेल्टा FH दे रखा है तो क्या ये सही है? या डेल्टा FH ने आपको यहां पर डेल्टा H दे रखा है लेट से, तो क्या ये वैल्यू सही है? क्या आप इस वैल्यू को स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हो? यस और नो? द जवाब शुड बी नो, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग हमेशा, हाँ ये एलिमेंटल फॉर्म में है, आई एक्सेप्ट, बट यहां पर आपके पास में मोल्स कितने इसके? 2, हमें यहां पर सिर्फ 1 मोल की बात चाहिए, तो यहां पर इसका डेल्टा H हाइड्रोजन का मैं मानता हूं 0 है, यहां पर डेल्टा H ब्रोमीन का मैं फिर मानता हूं कि 0 है, लेकिन डेल्टा H ऑफ योर HBr यहां पर क्वेश्चन में -350.4 किलो जूल पर मोल आएगा। कैसे आएगा मैं बताऊं क्या भाई? मैं सिखा देता हूं, चलो। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा H की वैल्यू आपको यहां पर -350.4 किलो जूल पर मोल दे रखी है। प्रोडक्ट की आपको पता नहीं है, प्रोडक्ट की आपको डेल्टा HP की वैल्यू, और प्रोडक्ट तुम्हारा HBr है तो यहां पर HBr लिख दो बिना किसी तकलीफ के, और रिएक्टेंट की तो 0 है क्योंकि आप स्टैंडर्ड कंडीशंस में कर रहे हो काम। तो हो गया ना आपका डेल्टा HBr का वैल्यू -350.4, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर ये कितने HBr का है? ये 2 मोल्स का है, इट इज फॉर 2 मोल्स। और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा किसके लिए होता है? 1 मोल के लिए। तो यहां पर आप स्टार बनाकर एक बात लिखेंगे कि यहां वाले केस में डेल्टा FH इज ट्वाइस द डेल्टा H ऑफ HCl, यानी जो HBr जो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बना है उससे ये दुगना है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? -350.4 किलो जूल पर मोल। तुमको डेल्टा FH की वैल्यू चाहिए तो 2 से इसको डिवाइड कर दो तो आपको वैल्यू मिलेगी -175.2। ये आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है HBr का, ये आपका HBr का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इस तरीके से भी आपको निकालना पड़ सकता है। आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में कितने मोल्स दे रखे हैं। अगर यहां पर 2 मोल्स की ये वैल्यू दे रखी है तो ये वैल्यू जो है ये 2 मोल की है। आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल की निकालनी होगी, तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बकुड़ो और मेरे छोटे छोटे लालो? क्या तुम्हें इसके अंदर कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए एक और आपको क्वेश्चन कराता हूं, आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको चीज और अच्छे से क्लियर हो। देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सीखना पड़ेगा और आपको इसी के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आपको ये मत सोचो कि आपको कोई भर भर के थ्योरी पूछने वाला है, थ्योरी कोई नहीं पूछने वाला। चलो एक केमिकल रिएक्शन ये है, CaO का रिएक्शन हमें CO2 के साथ करना पड़ रहा है ताकि यहां पर CaCO3 मिल जाए, और इसका आपको डेल्टा H दे रखा है
178.5 किलो जूल पर मोल। चलिए बताइए क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है और क्या आप इससे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? क्या ये वैल्यू CaCO3 की मैं कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है दिस इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट? तो क्या ये चीज यहां पर लग पाएगी? मैं आपको थोड़ी देर पहले यही सिखाया था दैट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या ये वाला रूल यहां लग जाएगा? क्या ये जो वैल्यू दे रखी है क्या ये सच में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? बच्चे बोलेंगे हाँ सर ये 1 मोल तो दिख रहा है तो ये होगी। तो ये नहीं होगी। क्यों? बिकॉज CaO इज नॉट एन एलिमेंट, ये एक कंपाउंड है। CO2 इज नॉट एन एलिमेंट, ये भी एक कंपाउंड है। सो दे आर नॉट इन देयर एलिमेंटल फॉर्म, ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है। तो इस वजह से ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। और अगर ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है तो ये की ये वैल्यू तुम्हारे CaCO3 की इंथैल्पी भी नहीं कहलाएगी। यानी इंथैल्पी ऑफ CaCO3 विल नॉट बी इक्वल टू 178.5। इस बात का ध्यान रखना, आपकी वैल्यूज हमेशा ये जो होने चाहिए ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। और एलिमेंटल फॉर्म में होंगे तो हम 298 केल्विन और 1 बार पे इनकी वैल्यू को 0 मान लेंगे। तो जब इनकी इंथैल्पी 0 है और ओवरऑल रिएक्शन की इंथैल्पी ये आ रही है तो यही की यही इंथैल्पी प्रोडक्ट की भी होगी। और क्योंकि प्रोडक्ट 1 मोल बन रहा है, रिएक्टेंट्स अपने एलिमेंटल फॉर्म में 298 केल्विन 1 बार पर, तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी। लेकिन यहां पर ये केस अप्लाई नहीं हो रहा है। सो देयरफॉर इस तरीके की अगर कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन आती है, अगर आपके पास में कभी इन फ्यूचर इस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस आती है तो आप सफा साफ मना कर देंगे कि नहीं भाई साहब, यहां पर ये जो इंथैल्पी दे रखी है इट इज नॉट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और इस वजह से हम CaCO3 की इंथैल्पी का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वही इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है। यानी जो इंथैल्पी ओवरऑल रिएक्शन की है वही इंथैल्पी प्रोडक्ट की भी होगी। लेकिन कब? जब यहां पर रिएक्टेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में हो, लेकिन यहां पर ये कंपाउंड फॉर्म में, तो ये चीज यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की क्या कुछ खास इंपॉर्टेंस है हमारे पास में? हाँ, तो हमारे पास में कुछ बहुत खास इंपॉर्टेंस हो सकती है, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो, लेट्स से आपको बोल दिया जाए कि सर हमारे पास में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaO हमारे पास में अवेलेबल इट इज -693 किलो जूल्स पर मोल। 693 क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 635। ओके, 635 किलो जूल्स पर मोल। अब ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे आई होगी भाई? समझने की बात है। कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CaO बनाएगा। अब यहां पर ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये है, तो इसको हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन 1 मोल के लिए हो गई। अब यहां पर कैल्शियम भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इन दोनों का डेल्टा H तो 0 हो गया। तो यहां पर जो भी डेल्टा H होगा वो डेफिनेटली इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, दैट इज -635। तो जो वैल्यू रिएक्शन की है, जो वैल्यू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की है, वही वैल्यू इसकी भी होगी, वही इंथैल्पी कैल्शियम ऑक्साइड की भी होगी। तो यहां पर आपको इंथैल्पी दे रखी है कैल्शियम ऑक्साइड की -635 किलो जूल्स पर मोल। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट से निकाला और हमें दे दिया। हमको ये नहीं मालूम कैसे निकाला, पर दे दिया और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के नाम से दिया। फिर आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी दे दी कार्बन डाइऑक्साइड की -393.5 किलो जूल्स पर मोल। और फिर आपको एक और वैल्यू दे दी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की कैल्शियम कार्बोनेट की, वही इसके एलिमेंटल फॉर्म से बनाया होगा, दैट इज -1206 किलो जूल पर मोल। और अब आपसे बोला जाए, अब आपसे एक सवाल पूछा जाए दैट फाइंड द इंथैल्पी रिक्वायर्ड टू डीकंपोज
CaCO3, यानी आपको CaCO3 को, इस कैल्शियम कार्बोनेट को डीकंपोज करना है। तो इसको डीकंपोज करने के लिए आपको कितनी इंथैल्पी लगेगी? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत इजी तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। क्या बोल रहा है आपको? आपको बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। तो मैं यहां लिखता हूं कैल्शियम कार्बोनेट मेरा रिएक्टेंट है, मुझे इसको थर्मली डीकंपोज करना है CO2 और CaO के अंदर। तो कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी वैल्यू दे रखी है? तो अपने को ओवरऑल इंथैल्पी निकालनी है। तो इंथैल्पी ऑफ CaCO3 इस 1206 माइनस में, एंड इंथैल्पी ऑफ CO2 कितनी दे रखी है? -393.5। नहीं, मैं ये साइन क्यों लगा रहा हूं और मैं इतना सारा क्यों लिख रहा हूं? मैं सीधे सीधे फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहा हूं? मुझे इस रिएक्शन की डीकंपोजिशन निकालना है। सो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन शुड बी समेशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की इंथैल्पी हो गई -1206, और प्रोडक्ट की कितनी हो गई? -635 प्लस -393.5। तो ये हो गया 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 1028.5। तो इट इज -1028.5। फिर इसमें से आप 1206 में से 1028.5 माइनस कर दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आपको वैल्यू मिलेगी 174.5। सो डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी? प्लस, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू जो है, ये बड़ी डिजिट प्लस में आ गई है, 174.5 किलो जूल पर मोल। मतलब इतनी इंथैल्पी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू काहे में आ रही है? पॉजिटिव में। मतलब ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा CO2 एंड CaO के अंदर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अगर आप लोगों के पास में स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी होती है, तो इनका यूज करके आप फिर जो बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शंस है, उसको कितना तोड़ने में एनर्जी लगा होगा, कितना डिकम्पोज करने में लगा होगा, कितना फॉर्म करने में लगा होगा, वो सब आप निकाल सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस हो गई। और जो भी डेल्टा H की वैल्यू आए, अगर नेगेटिव आती तो हम बोलते हैं रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, पॉजिटिव है तो हमने क्या बोल दिया कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का। हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया और अब करूं इसको मैं। चलो बहुत बढ़िया। स्टैंडर्ड इंथैल्पी के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो क्वेश्चन कर लिया तो मेरे ख्याल से आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है दैट मीथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड। अब ये मीथेनॉल के एक प्रिपरेशन दे रखा है, जिसमें बोल रहा है कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हाइड्रोजन के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करना, ताकि आपको यहां पर मिल सके CH3OH। और बस यही आपका सवाल है कि आपको इसका इंथैल्पी फाइंड आउट करना है, आपको इसका इंथैल्पी फाइंड आउट करना है। लेकिन आप लोगों को कुछ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, सम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखी है। सबसे पहली इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, कार्बन जब हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -110 दे रखा है। दूसरी रिएक्शन है C+O2 विल गिव यू CO2। इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखा है
-393.5। ओके, और उसके बाद तीसरा दे रखा है H2 प्लस हाफ CO2 विल गिव यू H2O। साला बोर करता है। इसका वैल्यू दे रखा है -285.9, -285.9। और आखिरी आपको दे रखा है CH3OH 8 प्लस 3/2O2। 3/2O2 will give you CO2 plus 2H2O, CO2 plus 2H2O। और आपको इसका डेल्टा HF दे रखा है, कितना है इसका डेल्टा FH, सॉरी, -726। बाप रे, -726। ये क्वेश्चन है, करो सॉल्व। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपको मिथेनॉल निकालना है। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे? अब आपको इन इक्वेशंस को ऐसे खेलना है, इन इक्वेशंस के साथ आपको ऐसे खेलना है कि ये इक्वेशन बन जाए, यानी यू हैव टू फॉर्म दिस इक्वेशन बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस। क्या आप कर सकते हो? देखो सीधा सा हिसाब है, यहां पर 2H2 है, मतलब मुझे इक्वेशन नंबर 3 को डेफिनेटली 2 से मल्टीप्लाई करके रखना होगा, है ना? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, मैं यहां लिखना स्टार्ट करता हूं 2 मोल्स ऑफ H2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2, विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ वाटर, और इसका डेल्टा FH हो जाएगा -9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 5, -571.8। इस पूरी इक्वेशन में कहीं से कहीं तक कार्बन नहीं है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, मतलब मुझे इस कार्बन मोनोऑक्साइड की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे इसे कैंसल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इस कार्बन मोनोऑक्साइड की जरूरत है, मुझे इस कार्बन मोनोऑक्साइड की जरूरत है। तो पहले मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 3 मैंने ये लिख दी। अब इक्वेशन नंबर 2 को मैं यहां लिख देता हूं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाए। तो मैं यहां लिखता हूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका डेल्टा FH आपको दे रखा है कितना कितना तिक तिक कितना तिक तिक तिकना, दिखता ना दिखता ना तिकना तिकना, दोनों को सम कर दो। तो सम करने पर ये हो जाएगा C प्लस 2H2 प्लस 2O2 विल गिव यू 2H2O प्लस CO2, और इसका डेल्टा FH आपके पास में टोटल प्लस करने पर भाई प्लस हो जाएगा सब कुछ, तो ये हो जाएगा 3, 1 कैरी 3 4 5, देन 7 प्लस 3 7 प्लस 9 16, 1 कैरी 5 3 8 और 9 -965.3। अब आप एक काम कीजिए, आपको यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से पहले कार्बन हटाना है, तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को रिवर्स करके लिख देते हैं। अब आप इस इक्वेशन को रिवर्स करके लिख दो, तो यहां आ जाएगा CO और यहां आ जाएगा C प्लस हाफ O2। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों करा? और देखो ये माइनस था तो ये 110 हो जाएगा प्लस में। मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि मुझे फाइनल रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन नहीं चाहिए। तो कार्बन हटाने के लिए मैंने इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, तो देखो कार्बन कार्बन हट गया, हाफ ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन में से जाएगा तो 1.5 बचेगा। भाई 2 में से आधा गया तो 1.5, 1.5 को क्या मैं 3/2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब मैं इसे कुछ ऐसा लिख दूंगा, देखिए CO प्लस 2H2 प्लस 3/2O2 विल गिव यू 2H2O प्लस CO2, और इसका डेल्टा FH क्या हो जाएगा? प्लस करा हमने, तो इसमें से प्लस करेंगे तो 0.35, मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
यहां बचेगा 5 और यहां 9 में से 1 गया तो बचेगा 8, -855.3। ठीक है, -855.3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलें आगे बढ़े। चलिए अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ रखकर देखते हैं क्योंकि हमको मिथेनॉल चाहिए, तो मिथेनॉल की रिक्वायरमेंट है, तो इस रिएक्शन को फिर मैं उल्टा लिख देता हूं ताकि प्रोडक्ट साइड मिथेनॉल आ जाए। तो प्रोडक्ट साइड मिथेनॉल आ गया प्लस 3/2 O2 आ गया। देखा, रिएक्शन अपने आप सेटलमेंट हो जाता है, रिएक्शन का सेटलमेंट अपने आप हो जाता है। यहां पर प्लस है, माइनस है तो सॉरी ये हो जाएगा प्लस 726। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट साइड CO2 प्लस 2H2O। अब आप यहां पर खुद देखिए, H2O से H2O गया, CO2 से CO2 गया, ये भी गया। अब यहां पर सिर्फ क्या बचा ओवरऑल, यहां पर बचा CO प्लस 2H2। देखो वो ऊपर वाली रिएक्शन आ गई, से बना CH3OH। अब यहां पर इसका क्या होगा भाई, यहां पर आप सम कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो यहां पर क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए यहां पर मिलेगा 0.3, 15 में से 6 गया तो 9, देन 4 में से 2 गया तो 2, और 8 में से 1 गया तो 8 में से 7 गया तो 1, तो -129.3 विल बी योर अप्रोक्सीमेट आंसर। यस, -129.3 इज योर अप्रोक्सीमेट आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बेटा इस तरीके के आप लोगों को क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं। अब आप लोगों का टास्क ये है, अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी का, आई थिंक ये प्रॉब्लम मैं आपको देख लेता हूं एनसीईआरटी का कौन सा प्रॉब्लम है, 6.8। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 6.8 करो, वो इससे मिलता जुलता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो गाइस आज इतना पढ़ते हैं, इसके आगे की बात अपन करेंगे अगली क्लास में। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।